हेलो चैम्प्स, आई होप आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आपकी फाइनल रिवीजन के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिजनेस स्टडीज का मॉक टेस्ट पेपर, जहां हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपके लिए दो गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा बिजनेस स्टडीज का, जो आप सॉल्व करें। कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में आपका पेपर हो जाएगा, आपको मार्क्स भी अलॉट होंगे। और सेकेंड फ्री मॉक टेस्ट पेपर के लिए आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। विदुषी कॉमर्स क्लासेस आप डाउनलोड करें फ्रॉम एंड्रॉयड प्ले स्टोर, और अगर आप iOS यूज करते हैं तो डाउनलोड क्लास प्लस एप्लीकेशन। और फिर व्हेन आस्क्ड फॉर द ORG कोड, तो आप एंटर करें QOUMG एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू आवर मोबाइल एप्लीकेशन। वहां पर स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो CUET की टेस्ट सीरीज मिलेगी। वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के, मैथमेटिक्स के भी और जनरल टेस्ट के भी। तो एटलीस्ट वो फ्री मॉक टेस्ट पेपर्स तो आप सभी को सॉल्व करने चाहिए। एंड लाइक आई सेड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा। तो चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं। एक चीज और बता दूं, आपको पता ही है वैसे तो कि 45 मिनट्स मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस करने हैं फॉर बिजनेस स्टडीज। यहाँ पे जो मैं आपके साथ पेपर डिस्कस कर रही हूँ, इसको आप अपने आप भी सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो यहाँ पर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये तो आर्ट का एक होता है फीचर। पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज भी होता है। तो जो यहाँ पे फीचर नहीं है, दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो ये तो होता है एक्चुअली साइंस का फीचर, आर्ट का फीचर नहीं होता। चलिए उसके बाद, रजत इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 1 month एंड ही इज वेरी हैप्पी विद द वे work is done. He notices that all the employees in the organization are satisfied by the working environment, and despite having a total workforce of 10,000 employees, there is no chaos. Identify the feature. तो employees are happy and satisfied, there is orderliness instead of chaos. ये कौन सा फीचर होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इज एन intangible force. So management is an intangible force is the right answer. Then through the efforts of the people working at this level, quality of output is maintained, wastage of material is minimized. Identify the level of management. मैंने आपको बताया हुआ है, निमोनिक भी बनाया हमने। SOW, safety standards are maintained, quality of output is checked और maintained, wastage is minimized. ठीक है, तो ये आपके होते हैं फंक्शंस ऑफ द सुपरवाइजरी लेवल और द लो लेवल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Kamaljeet is working in Infosys Limited. His main function is to analyze the business environment and its implication for his company. कौन सा लेवल ये फंक्शन परफॉर्म करता है? डेफिनेटली टॉप लेवल। वो एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे बिजनेस पे। Then, sometimes the subordinates had to work for more than one superior, resulting in declining of efficiency. तो जब आपको एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वायोलेट होता है? सो द आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, सिंपल है। Then the next question is nice. The divisions that were previously working on one product were also made to work on two or more products. This resulted in a lot of overlapping and wastage. तो ये है आपका कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। सो आपको पता है दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वहां पे एग्जाम्पल भी गिवन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो डिविजन्स हैं, दोनों के अपने एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज होने चाहिए, अपने प्लान्स होने चाहिए। एंड ऑन नो अकाउंट शुड द वर्किंग ऑफ टू ओवरलैप। जब ये क्वेश्चन मैंने क्लास में दिया तो काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया डिविजन ऑफ वर्क, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दो अलग अलग डिविजन्स होने चाहिए अगर दो प्रोडक्ट्स अलग अलग है, ताकि कोई ओवरलैपिंग ना हो। चलिए आगे, आप ये वाला पेपर भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। Then mention the principle of management which is not followed in the given lines. The spirit of teamwork which had characterized the company previously was beginning to take a back seat. तो यहाँ पर जो टीम स्पिरिट थी कंपनी में, वो अब धीरे धीरे फेड हो रही है। सो दिस इज एस्प्रे डी कॉप्स, यहाँ पे वायोलेट हो रहा है क्योंकि एस्प्रे डी कॉप्स में हम बात करते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट की, बिलोंगिंगनेस, कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट। ठीक है, ये आपको पता है। चलिए इसके बाद
In case an aggrieved consumer is not satisfied with the division of the district commission, he can make a further appeal in state commission within how many days? यहाँ पे भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको 30 डेज लगता है क्योंकि पुराने एक्ट में 30 डेज था, बट अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग आपको 45 डेज मिलते हैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन जाना चाहते हैं, बट स्टेट कमीशन से नेशनल के लिए आपको 30 डेज ही मिलेंगे। तो इसका आंसर है 45 डेज। ठीक है, चलो आगे। He made sure that the employees get sufficient breaks during the office hours so that they can regain energy and work efficiently. तो ये कौन सी टेक्निक है? बहुत सिंपल है। जब वो बात करते हैं कि आपको frequent breaks मिलने चाहिए, तो that is fatigue study, one of the techniques given by Taylor. ठीक है, चलो। Amrita allows her sales staff to give 5% discount to close the deal and retains with herself the power to give any further discount. तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब रिटेनिंग पावर की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे कुछ डिसीजंस तो आप कह रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को कि तुम खुद ले लो, बट कुछ पावर आप रिटेन कर रहे हो, सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद चलो आगे चलते हैं। अमृता ऑनर्स हर कमिटमेंट एंड गेव अ स्पेशल इंसेंटिव टू हर एम्प्लॉयज। आई होप आपने वो कीवर्ड्स वाले वीडियोस भी कवर कर लिए होंगे, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो बताया है आपको कि ऑनरिंग कमिटमेंट इज रिलेटेड टू डिसिप्लिन। अगर मैंने मैनेजमेंट को कुछ प्रॉमिस किया तो मैं अपना कमिटमेंट ऑनर करूं, मैनेजमेंट ने अगर मुझे कुछ प्रॉमिस किया तो वो अपना कमिटमेंट फॉलो करें। ठीक है, दिस इज डिसिप्लिन। देन आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द कंपोनेंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरमेंट। तो जो भी आपके डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, उन सबके कंपोनेंट्स गिवन है बॉक्सेस में इन योर एनसीईआरटी, वो भी आप देख कर जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डायमेंशन। देन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस, लाइफस्टाइल्स, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ये कौन सी डायमेंशन होती है? ये सोशल एनवायरनमेंट होता है। सोशल एनवायरनमेंट, लोगों की सोच, लोगों का लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये तो इसका एक सिग्निफिकेंस में पॉइंट है, इंपॉर्टेंस में। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। नाउ दिस इज नॉट related to business environment, actually this is related to planning, है ना? Planning establishes standards for controlling. चलो next देखो। स्वर्ण भूमि is a resort in the outskirts of Delhi at Delhi Gurgaon Expressway. The unique feature of this resort was being a gadget-free zone where families enjoy their time together. However, recently the visitors have been requesting for Wi-Fi, pet care facilities, and room pantry. The manager, sensing the shift in consumer preference, upgraded these by providing free Wi-Fi zone, crèche for pets, cooktop with essentials for cooking in selected villas and rooms. तो ये business environment के किस feature से related है? देखो इसे, shift in consumer preferences is clearly mentioned in your book under dynamic, कि business environment एक dynamic concept है। सो शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंस आपकी बुक में क्लियरली मेंशन्ड है अंडर डायनेमिक वाला फीचर। अब डायनेमिक और अनसर्टेन में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज एनसीईआरटी के वर्ड्स ठीक से पढ़ के जाएं। सो शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉलोड ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो प्लानिंग प्रोसेस में पहले होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग, फॉलो अप, एक्शन। सो यहाँ पे हो गया सबसे पहले सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव डी, फिर ए, उसके बाद ई, देन इवैल्यूएट बी एंड देन सिलेक्ट करना है। सो सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, identifying alternative courses, evaluating and selecting an alternative, right? चलिए उसके बाद देखते हैं जी, according to delegation, according to whom delegation is the entrustment of responsibility and authority to another and the creation of accountability for the performance. तो डेलीगेशन की जो डेफिनेशन हमें दी है वो ल्यूई एलन ने दी है, आप अपनी बुक में भी देखें।
So this is the right answer. Then, when the size of organization is large with diversified activities and operations requiring high degree of specialization, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, मैंने बहुत बार ये पॉइंट आपको बताया है. इसे देख के आपको लगेगा डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, तो बच्चों को लगता है डिविजनल स्ट्रक्चर, बट द आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. एज इट इज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन अंडर suitability of functional structure in your NCERT. Please do not miss it, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर भी वैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में ही यूज होता है, जहां पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं. चलिए, इसके बाद डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ABCD पे फोकस करेंगे. अथॉरिटी ग्रांटेड कैन नॉट बी टेकन बैक. नहीं, ऐसा नहीं होता. अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक. रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी डेलीगेटेड. नहीं, ऐसा नहीं होता. Manager shall be responsible for the performance of the assigned task and even accountable for the same. Yes, अगर मैंने कोई काम डेलीगेट किया है अपने सबऑर्डिनेट को, तो आई एम स्टिल अकाउंटेबल, आई एम स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क. तो ये सही स्टेटमेंट है. वैसे ये भी पढ़ लेते हैं. डेलीगेशन इज एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, रिलीविंग द मैनेजर फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. नहीं, आप अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते. सो यहां पर सी स्टेटमेंट जो है, ये क्लियरली इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रही है दैट डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स. इट इंक्लूड्स वर्कफोर्स प्लानिंग एंड कंप्राइजेस द फॉलोइंग प्रोसेस. इसे हमें ऑर्डर में लगाना है. देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन. बहुत ही सिंपल है. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट वुड बी फर्स्ट, then recruitment, then selection, then placement and orientation, and then training and development. So A, D, E, B, C. A, D, E, B, C. Right, that is the correct answer. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Then which step in the process of organization leads to creation of management hierarchy? Management hierarchy establish होती है through establishment of reporting relationships. Clearly given है आपकी बुक में, check करेंगे. So this is the right answer. ठीक है, आगे चलते हैं. This organizational structure has the disadvantage of increase in cost due to duplication of activities. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं या डिविजनल स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पे रेपिटेशन ज्यादा होती है. फॉर एग्जांपल, गारमेंट्स का डिवीजन है, उसके अंदर HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. देन कॉस्मेटिक्स का डिवीजन है, उसके अंदर भी HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. तो ड्यूप्लीकेशन की वजह से यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा होती है. सो द आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये तो आपको पता है. चलो नेक्स्ट. आइडेंटिफाई द इंसेंटिव व्हिच इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विशेस वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर. तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट व्हिच इज वन ऑफ द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. इसका एक और कीवर्ड है या एक निमोनिक है इसमें, RRIC, दैट इज रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, रिस्क टास्किंग, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और कंसिडरेशन टू एम्प्लॉइज. ये भी आप देखकर जाएंगे. उसके बाद, which of the following statements is true regarding organization structure? तो देखते हैं. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. दिस इज करेक्ट. उसके बाद, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन नॉट बी शोन इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. ऐसा तो नहीं है ना. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं, जैसे हम डायग्राम भी बनाते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के. इट डज नॉट अलाउ कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज. नहीं, ऐसा नहीं है. इट डज अलाउ कोऑर्डिनेशन. It provides a framework. Definitely, framework is the keyword for organization structure, within which managerial and operating tasks are performed. It specifies the relationship between people, work, and resources. This is also a correct statement. So A, D, and E. A, D, and E are the correct answers. ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. In which of the following situations divisional structure is not appropriate? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. कई बार हम पढ़ लेंगे इसे कि ये बताना है कि appropriate कहाँ पे है, but be careful. Where large variety of products are manufactured, yes, यहाँ पे divisional structure appropriate होता है. When an organization grows and needs to add more employees, create more departments, yes, यहाँ पे भी divisional structure appropriate होता है.
When the organization is offering only one product, नहीं, यहाँ पे तो functional structure ठीक रहेगा. When operations require high degree of specialization, this is also a keyword for functional structure. When new levels are created in the management hierarchy, ये भी divisional structure से related है. So this is divisional structure, this is divisional structure, this is divisional structure. तो कहाँ पे divisional structure appropriate नहीं है? The answer is C and D. ठीक है? So this is the right answer. It is the test that examines candidates' individual potential for learning new skills. तो ये हमारे जो सिलेक्शन टेस्ट है पैटी उसमें से है PATII. पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट. अगर वो ये चेक करना चाहते हैं कि एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट में कितना पोटेंशियल है फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, तो उसके लिए होता है एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपकी बुक में छोटा सा गिवन है पैराग्राफ में, तो कई बार मिस हो जाता है, प्लीज इसे भी आप देखकर जाएंगे. चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेज ऑफ सप्लाई, inviting applications from the prospective candidates, assessment of validity, identification of different sources. पहले देखो, आप different sources को identify करते हो, उसके बाद उनको assess करते हो, pros and cons देखते हो, उसके बाद आप फिर बेस्ट जो लगता है उसे चूज कर लेते हो और फिर उस सोर्स के थ्रू आप एप्लीकेशंस इनवाइट करते हो. सो डी सी ए बी, डी सी ए बी, दैट इज द राइट आंसर. चलो आगे चलते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्सेज दो होते हैं, ट्रांसफर्स और प्रमोशंस. तो क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस आर टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज. करेक्ट. इंटरनल रिक्रूटमेंट इंड्यूसेस फ्रेश टैलेंट. नो, इससे फ्रेश टैलेंट नहीं आता. इंटरनल रिक्रूटमेंट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. यस. सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट रिड्यूसेस देयर मोटिवेशन. नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. इनफैक्ट उनकी मोटिवेशन बढ़ भी सकती है क्योंकि उनको पता है उन्हें प्रमोशन मिलेगी अगर वो अच्छा काम करेंगे. इंटरनल रिक्रूटमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस है. नहीं, ऐसा नहीं है. So A is correct and C is correct. So A and C is the right answer. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Identify the process by which aptitude, skills and abilities to perform specified jobs are increased. तो ये है ट्रेनिंग. जब वो स्पेसिफिकली बात करते हैं कि आप अपनी जॉब को ही अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो इसके लिए आपको मिलती है ट्रेनिंग. ठीक है, चलो नेक्स्ट. वर्कलोड एनालिसिस. वर्कलोड एनालिसिस मतलब कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की जरूरत है. सो द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ये आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में आता है पॉइंट. और इससे रिलेटेड जो दूसरा है दैट इज वर्क फोर्स एनालिसिस, विच इज द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्स विच स्पेशलाइजेस इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट. द आंसर इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट. क्लियरली आपकी बुक में ये स्टेटमेंट गिवन है. एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी हुई है तो आई वुड रेकमेंड कि आप की वर्ड्स देखकर जाएं सभी चैप्टर्स के. आई विल पुट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ दिस स्टडी. क्विकली आप सभी चैप्टर्स के कीवर्ड्स देख सकते हैं. अलग अलग आपको वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू एवरी चैप्टर. चलिए, वंस द जॉब ऑफर हैज बीन मेड, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. Once the job offer has been made, company prepares an important document containing vital details about the candidate, which is authenticated by him. This document serves as a valid record for the future reference. Name the document. तो ये जो आपका point है, this actually comes under contract of employment, which is under your selection process. But contract of employment वाले point में लिखा है कि एक document होता है, उसमें एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स होती हैं और वो उसको ऑथेंटिकेट करता है या अटेस्ट करता है, कि उस पर साइन करता है कि हाँ मेरा नाम सही लिखा है आपने, एड्रेस मेरा सही है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे फादर का नेम है, मदर का नेम है, यू नो ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द एम्प्लॉय. तो वो उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, अटेस्ट करता है. इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं अटेस्टेशन फॉर्म. कुछ बच्चे यहाँ पे लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नो, डॉक्यूमेंट का नाम पूछ रहे हैं, दैट इज अटेस्टेशन फॉर्म.
चलिए देन, यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजरियल कंट्रोल की टेक्निक्स, जो कंट्रोलिंग चैप्टर में आपको पढ़ के जाना है. Which technique of managerial control helps a firm in keeping a close check over its variable costs and determine the level of activity at which the firm can earn its target profit? This is the key line for break-even analysis. For break-even एनालिसिस. जैसे आपको पता है ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स है मैनेजरियल कंट्रोल की. ट्रेडिशनल टेक्निक्स में आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन एनालिसिस. और मॉडर्न टेक्निक्स में आता है पर्ट सीपीएम, मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेशियो एनालिसिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. राइट, आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा. Which of the following is true about vestibule training? It involves shifting the trainee from one department to another. No, ऐसा तो ट्रांसफर में होता है. या आप कह सकते हो जॉब रोटेशन में, क्योंकि अब आपको बाकी की ट्रेनिंग मेथड्स भी पढ़ के जाने हैं ना. It simulates the work environment by programming a computer to imitate some of the realities of the job. This is related to computer modeling. This is not vestibule training. Then, training is conducted away from the actual work floor. Yes. Actual work environments are created in a classroom and employees use the same material and equipment. Correct. जैसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग डॉक्टर्स को दी जाती है so that they can learn how to use the sophisticated machinery and equipment. It is a joint program in which educational institutions and business firms cooperate. ये तो internship होती है. तो यहाँ पे वेस्टिब्यूल से रिलेटेड है सी और डी. वेस्टिब्यूल से रिलेटेड है सी और डी. ठीक है, चलो. Moving on. Name the source of recruitment which is used for training the employees for learning different jobs. different jobs वो सीख सके. This is transfer. उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो, एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट कर दो ताकि वो डिफरेंट काम सीख सकें. दिस इज ट्रांसफर. देन इट इम्प्लाइज डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट. मैंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए. प्लीज वो वीडियो भी देख कर जाना, वहां पे आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे. दिस इज अंडर एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन और इसका आंसर है नीड फॉर अचीवमेंट. नीड फॉर अचीवमेंट कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ डिफिकल्ट करना है. सो दैट इज need for achievement. The word communication has been derived from the word communis, which means common understanding, and this is a Latin word. तो ये मैंने आपके साथ पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. Then select the statement which is not an importance of directing. Not an importance of directing. It guides employees, brings stability, facilitates introduction of changes, helps in judging accuracy of standards. This is not an importance of directing. ये किसकी importance है? कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस है. ठीक है, ये डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है. उसके बाद Radha Limited has invested 1 lakh in business, out of which 70,000 is equity and 30,000 is debt. Net profit after tax is 24,000. आपको ROI कैलकुलेट करना है. तो ROI क्या होता है? प्रॉफिट विच यू अर्न डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. तो यहाँ पे प्रॉफिट जो आपने अर्न किया दैट इज 24,000 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख. सो 24,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100. वेरी वेरी सिंपल. दिस इज 24%. 24% इज द राइट आंसर. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉलोड इन मोटिवेशन प्रोसेस. मोटिवेशन प्रोसेस भी क्लास 12 के लिए बच्चे नहीं पढ़ के जाते थे, बट सीयूईटी के लिए आपको पढ़ना है. तो सबसे पहले होती है आपकी एक अनसैटिस्फाइड नीड, जिससे फिर आपको टेंशन होती है, फिर आपके अंदर एक ड्राइव जागती है, फिर आप सर्च बिहेवियर करते हो उस नीड को पूरा करने के लिए, और फिर आपकी नीड हो जाती है सेटिस्फाइड. वैसे भी देखो, सेटिस्फाइड नीड सबसे एंड में आएगा, तो जो ई पॉइंट है वो सबसे एंड में एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन में. एक बार चेक कर लेते हैं. अनसेटिस्फाइड नीड होगी जिससे टेंशन होगी, फिर ड्राइव जनरेट होगी, फिर हम सर्च बिहेवियर करेंगे और फिर हमारी नीड हो जाएगी सेटिस्फाइड. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. इट इज अ प्रोसेस टू ओवरसी व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स. वैसे भी ओवरसी जो वर्ड है, दिस इज द की वर्ड फॉर सुपरविजन. And this exact line is given in your NCERT. Exact line is given. So the answer is supervision. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं.
मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द करेक्ट आइटम्स ऑफ लिस्ट 2। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो गया हमारा कम्युनिकेशन। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, दिस इज द की वर्ड फॉर लीडरशिप। स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, लोगों को जगाओ, दैट इज मोटिवेशन। एंड गाइडिंग द एफर्ट्स, दैट इज सुपरविजन। ठीक है, तो आप इसको मैच कर लेंगे। A is matched with 3, B is matched with 4, C is matched with 1, and D is matched with 2. So this is the correct answer. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Maya, the owner of the firm, sets production target for each day and month in consultation with the production manager and supervisors. They decided that deviation between standard production and actual production up to 5% is acceptable. Deviations beyond this should be reported. Identify the concept. This is management by exception या control by exception, जिसमें हम कहते हैं कि अगर deviations permissible limit के within है तो मैनेजमेंट के नोटिस में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, बट इफ डेविएशंस गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट तो हमें मैनेजमेंट को बताना होगा। दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। Then use of personal observation sample checking relates to which step of controlling process. This also is as it is given in your book. This is under measurement of actual performance. Measurement of actual performance. Okay, G. It aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of the availability and timing of funds. मैंने बहुत बार आपको बताया availability and timing of funds is the key phrase related to financial planning. इसका एक और point है financial blueprint, preparation of financial blueprint of an organization's future operations. This is financial planning. Financial planning. ठीक है जी, चलिए। From the following, identify the functions of stock exchange which facilitate the spread of conducive climate for share ownership. Regulation of takeover bids by companies. This is not a function of stock exchange. This is a function of SEBI. Pricing of securities. Yes, ये stock exchange का function है. Safety of transactions भी है. Training of intermediaries. ये function of stock exchange नहीं है, function of SEBI है. Spreading of equity cult. Yes, ये भी है हमारा एक फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का। सो सही आंसर हो गया यहाँ पे बी, सी और ई। बी, सी और ई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेम द इंटरमीडिएरी हु इज ऑथराइज्ड टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स। टेक अ फ्यू सेकंड्स एंड ट्राई टू आंसर। द आंसर इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वो इंटरमीडिएरी है। मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं तो मेरा एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जिसके पास जाके मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है और फिर आगे उसके आगे डिपॉजिटरी है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडियरी है दैट इज डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, इन विच ईयर एनएससी वाज इनकॉर्पोरेटेड? इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1992। 92 is the right answer. और एनएससी को एक स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज किया गया था 93 में और इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 94 में, बट उन्होंने इनकॉर्पोरेशन पूछा है तो दैट इज 92। ठीक है, चलिए। और सेबी एक्ट भी है ना 92 का, वो भी याद रखना। आइडेंटिफाई द डिपॉजिटरी सेटअप बाय एनएससी इन कोलैबोरेशन विद आईडीबीआई एंड यूटीआई। तो एनएससी ने जो सेटअप किया हुआ है डिपॉजिटरी दैट इज एनएसडीएल। एनएसडीएल, और इसमें ध्यान से देख लेना एनएसडीएल के दो ऑप्शंस गिवन है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और जो दूसरा है सीडीएसएल दैट इज इन एसोसिएशन विद बीएससी। ठीक है, चलो। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी एक निमोनिक दिया हुआ है दैट इज रोजिल। रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, देन इनोवेशन, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। That is organization of production. Right, Sam? So I hope this video helped you. Like I've already told you कि दो free mock test papers मैंने आपके लिए provide किए हैं. One you'll get in the description box and one you'll get on our mobile application. तो वो भी आप जरूर solve कर लीजिएगा। चलो बस अब एग्जाम तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, and I wish you all the very best.